हेलो एवरीवन। आज हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो लेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देन उसके कंटिन्यूएशन में ही रहेगा हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है दैट इज एज पर एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम, जिसके दो पार्ट हैं। वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सबसे पहली चीज लेने वाले हैं दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है कि जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स के एंड में भी हमने एक कोरिलेशन बेसिकली डील किया था थर्मोडायनेमिक्स का इक्विलिब्रियम के साथ, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसी चीज जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में फर्दर और डिटेल में बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो चीज डिस्कस करना चाहेंगे इसमें। वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, सेकेंड इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो, जो थर्मोडायनेमिक्स में कहीं ना कहीं हमारी बात हुई है वो हुई है रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेकर। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एक्चुअल सेंस में अगर हम लोग बात करें तो सारी रिएक्शन रिवर्सिबल ही होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% को हम लोग 100% कंप्लीशन बोल देते हैं। दैट मीन्स रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि ए से बी जाना और बी से ए, मतलब ए क्या है हमारा रिएक्टेंट और बी क्या है प्रोडक्ट। तो ए से बी जाना और बी से ए जाना, ये दोनों ही प्रोसेस जो है वो बेसिकली चलते हैं, जिसमें मैक्सिमम बी मतलब प्रोडक्ट जो है वो बनता है, उसको हम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लेंगे। फर्स्ट हम थोड़ा बात करते हैं इरिवर्सिबल को लेकर कि इरिवर्सिबल जो हम बोलते हैं रिएक्शन वो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारी प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शंस होती हैं, न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शंस होती हैं, ये क्विकली हो जाती हैं और साइमल्टेनियसली इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो यहाँ हम बोलेंगे दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल भी लूँ मैं, जैसे आप लोगों ने AgNO3 के साथ रिएक्शन ये पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, KCl को मिलाते हैं तो हमारा AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाता है और प्लस साथ में क्या मिलता है, KNO3 मिल जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन, ऑल्दो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हमने हाल फिलहाल भी बात करी है थर्मोकेमिस्ट्री में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, जैसे कि तुम्हें पता है कि NaOH जब भिड़ता है किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनाता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन जो है वो हमारी इरिवर्सिबल कंसिडर की जाती है। ठीक है, बट हमारा जो डिस्कशन रहेगा, ठीक है, वो रहेगा रिगार्डिंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर रिवर्सिबल की बात करें तो रिवर्सिबल का क्या फंडा है बेसिकली वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती हैं, ठीक है, यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास ए जो है वो रिएक्टेंट है एंड प्रोड्यूस कर रहा है बी। ठीक है, अब ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली हमारे पास T इज इक्वल टू 0 की अगर बात करूं तो सारा का सारा क्या है, रिएक्टेंट ही मौजूद है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं तुम्हें बता दूं कि रेट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ओके, तो अगर हम रिएक्शन हमारी जा रही है ए से बी तो रिएक्टेंट क्या है ए, और रिएक्शन अगर जा रही है बी टू ए तो रिएक्टेंट क्या होगा हमारा बी। ठीक है, तो इस वे में अगर मैं बात करूं कि रेट अगर आगे जाने वाला मतलब ए से बी जाने वाले रेट की बात करूं तो रिएक्टेंट क्या है हमारा ए, तो रेट जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटता है, ठीक है, तो इसे रेट ऑफ फॉरवर्ड बोल देता हूं मैं, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड। वो निकल कर आता है KF इंटू ए। अब यहाँ पर जो KF है
ठीक है। ये जो नई चीज इंट्रोड्यूस हुई इक्विलिब्रियम, ये यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं इनिशियल मोमेंट पर, सारा का सारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट अगर सारा का सारा होगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इनिशियली रेट किसका होगा हमारा, इनिशियली रेट सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड का रहेगा, और वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं है, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो रिएक्शन पीछे कैसे आ सकती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं T इज इक्वल टू किसी टी टाइम पर, तो बेसिकली क्या होगा, मेरा रिएक्टेंट कम होता जाएगा, रिएक्टेंट कम होगा तो उसकी वजह से मेरा फॉरवर्ड रेट जो है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो पिछली रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, दैट इज बैकवर्ड रेट। एंड ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड इनटू उसके लिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बी की। बी इनिशियली जीरो था तो इसलिए बी का कुछ अमाउंट ही नहीं था। ठीक है, और जैसे जैसे बी बढ़ेगा वैसे वैसे रेट जो है वो बैकवर्ड वाला भी बढ़ेगा। टी इज इक्वल टू, अगर मैं सिचुएशन लेता हूं जब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम टाइम हो जाएगा, उस वक्त पर हमारा जो फॉरवर्ड है रेट वो क्या हो जाता है, बैकवर्ड रेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, टी इक्विलिब्रियम पर। तो यहां पर मैं बोल देता हूं दैट इज, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एंड ये हमारा रेट है दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड टी इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पर हमारा, दैट इज इक्विलिब्रियम टाइम, इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ उस वक्त पर बेसिकली क्या हुआ है, फॉरवर्ड का रेट जो है वो बैकवर्ड के रेट के बराबर हो गया है। तो यहां पर अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें कि एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या हुई है, इक्विलिब्रियम पर एक तो हमारा जो फॉरवर्ड रेट है इसके बराबर हो गया है बैकवर्ड रेट के। दूसरी अगर मैं बात करूं, देखो रेट बराबर हुआ है, रेट में बराबर होने का ये मतलब नहीं कि कंसंट्रेशन भी बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि केएफ और केबी ये अलग अलग वैल्यूज के हैं। ठीक है, तो अगर रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन भी बराबर होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं, बट कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। दैट मीन्स रिएक्टेंट जिस कंडीशन पर इक्विलिब्रियम अचीव हो, रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन उस टाइम पर रही होगी, प्रोडक्ट की जो भी कंसंट्रेशन उस टाइम पर रही होगी, वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। एंड कांस्टेंट सिचुएशन जब आती है वही हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो यहां पर मैं इसके लिए लिखना चाहूंगा कि दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, concentration of reactant and product become constant। इसका मतलब ये नहीं कि इक्वल हो, मतलब कंपलसरी नहीं है, दैट मीन्स दे मे और मे नॉट बी इक्वल। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ ग्राफ देखना चाहेंगे कंसंट्रेशन और रेट के। सबसे पहले अगर मैं रेट की बात करूं, ठीक है, तो रेट का ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट पर हमारा रेट है और x कोऑर्डिनेट पर हमारा क्या है, टाइम। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली सिचुएशन क्या है कि सारा का सारा रिएक्टेंट ही है, तो सारा का सारा मैक्सिमम क्या था, t इक्वल टू 0 पे क्या था, फॉरवर्ड का रेट ही मैक्सिमम था। ठीक है, तो 1 मिनट, ओके, सो इनिशियली फॉरवर्ड का रेट ही मैक्सिमम था, तो धीरे धीरे जैसे रिएक्शन गई है आगे फॉरवर्ड का रेट कम होते गया है। ठीक है, बैक जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा वैसे वैसे बैकवर्ड का रेट क्या है हमारा बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, जिस पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं।
ठीक है। इस पॉइंट पर ये क्या हो रहा है, बराबर, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम टाइम बोल रहे हैं। ठीक है। इस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो गया है, रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया है। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर एक सिचुएशन की और बात करता हूँ कि अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो कैटलिस्ट से क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का दोनों का रेट बढ़ जाता है। यहाँ पर हमारा ये क्या था, ये आर एफ था और ये क्या है, आर बी। ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, दैट मीन्स जो रेट का बराबर होना है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा और जल्दी हो जाता है। दैट मीन्स ये जो चीज है वो हमारी इक्विलिब्रियम जो टाइम आया है डैश, ये क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। इट इज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट से हमारा इक्विलिब्रियम तो उस ही सिचुएशन पर हुआ, ठीक है, बट ये है कि टाइम जल्दी लग गया, मतलब टाइम जो है, ठीक है, उसमें क्या रहा, क्विकली हमारा रेट जो है अचीव हुआ है। दैट मीन्स कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम को अचीव करने वाला जो टाइम है उसको कम कर देता है। ओके। इक्विलिब्रियम तो उसी लाइन पर बना है, ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसी पॉइंट पर, ठीक है, बेसिकली रेट जो है वो बराबर हुए। ओके। नाउ ये जो ग्राफ है हमारा वो किसका है, रेट वर्सेस टाइम का। रेट वर्सेस टाइम का एक ही ग्राफ होता है जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होता है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हो सकते हैं। जैसे हम लोग ने बताया मे और मे नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस पर, टाइम मेरा किस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि ए जो है मेरा वो घट के इस तरफ आ जाए, बी बढ़कर कुछ इस तरह की सिचुएशन में आ जाए, और जब ये बराबर हो जाए, जब ये बराबर मतलब ये कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो उसी टाइम को क्या बोल देंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल देंगे, इक्विलिब्रियम टाइम। तो ये कंसंट्रेशन किसकी है, ए की रिएक्टेंट, और ये कंसंट्रेशन किसकी है, बी की। जरूरी नहीं कि यही ग्राफ होगा, ठीक है, ग्राफ हमारा ये भी हो सकता है कि ए ज्यादा घट गया हो, दैट मीन्स कंसंट्रेशन लेफ्ट में हमारी, टाइम यहाँ पर, एंड ए जो है हमारा ज़्यादा डिक्रीज कर गया है, एंड उसी सिचुएशन में बी जो बना है वो ज़्यादा बन गया है। जब ये कांस्टेंट सिचुएशन आ गई है, ठीक है, तो उसे हमने क्या बोल दिया, दैट इज इक्विलिब्रियम टाइम। ये हमारा क्या है, बी, और यहाँ पर क्या है, ए। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब इस कंडीशन को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगी, पर हम बोल रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है कि ऐसा कंसंट्रेशन बराबर वाला सिचुएशन हो। तो वन इज कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या है, टाइम। ठीक, तो क्या होगा कि ए जो है घटकर कुछ इस सिचुएशन में आ गया, बी बढ़कर कुछ इस सिचुएशन में आ गया, तो यहाँ पर हमारा ए और बी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस सिचुएशन पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम टाइम है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ जो है बेसिकली वो पूछ लिए जाते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। रेट का ग्राफ जो है वो एक ही रहेगा, सिंगल ग्राफ रहता है रेट का, कंसंट्रेशन ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है उस चीज के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ मैं बताऊं तुम्हें, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये ब्रैकेट जो हमने यहाँ ब्रैकेट लिए, तो ब्रैकेट को हमने क्या बात बोली है कि कंसंट्रेशन है, ठीक है। एक्चुअल सेंस में ब्रैकेट होता है हमारा एक्टिव मास, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पर कि एक्टिव मास, या इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये सिचुएशन है, दैट इज ब्रैकेट ऑफ एनीथिंग, मैं यहाँ पर ए ना लेकर मैं बोल रहा हूँ कि ब्रैकेट ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट एक्टिव मास, ठीक है। ये एक्टिव मास जो है प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए, प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए ये कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज यूनिटी। एक्टिव मास इज यूनिटी, ठीक है। वन लिया जाता है किसके लिए, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए क्या लिया जाता है, वन। बाकी गैस के लिए ये चीज पार्शियल प्रेशर ली जाती है,
या गैस डिजोल्व इन लिक्विड हो तो उसकी जगह पर मोलैरिटी ली जाती है। एक्वस सॉल्यूशन अगर हो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन अगर हो तो उस केस में क्या लिया जाता है, मोलैरिटी, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयन, कोई भी आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा तो उसकी क्या ली जाएगी, मोलैरिटी। गैस के लिए हम लोग दोनों चीज लेते हैं, मोलैरिटी भी लेते हैं, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर भी लेते हैं। मोलैरिटी तब लेते हैं जब हमारी जो गैस है वो डिजोल्व हो लिक्विड में, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, मोलैरिटी लिया जाता है। जनरली गैस कंटेनर या मिक्सचर हो तो उस वाले टाइम पर हम लोग पार्शियल प्रेशर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हमको मिलेगा, ठीक है, तो एक रिएक्शन लेते हैं, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी गिव्स कुछ प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ना लेकर सी प्लस डी ले लेते हैं, दैट इज सी ऑफ सी, 1 मिनट, सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, ठीक है। तो ये हमारे सारे गैसेस कंपोनेंट है, तो डिजोल्व इन लिक्विड वाला सिचुएशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बात बोली थी कि रेट जो फॉरवर्ड का होगा, ठीक है, वो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड जो था वो हम लोग क्या लेते थे, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखो वहां पर पावर 1 थी, वहां पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पर हमारी पावर जो थी मतलब यहाँ जो कोफिशिएंट थे वो क्या थे, 1 1 थे, तो ये कोफिशिएंट 1 1 थे, तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब बेसिकली रेट के उसमें पावर में जो है वो कोफिशिएंट्स आते हैं, ठीक है, तो बी के भी कोफिशिएंट आगे 1 था तो इसलिए पावर में क्या हो गया था, 1। बट इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट जो ए है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर क्या होगी, ए, और बी के ऊपर पावर क्या होगी, बी। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए बात करूं तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट सी की पावर सी डी की पावर टी, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर हमें पता है कि बेसिकली क्या होगा, दोनों रेट बराबर होंगे, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब हम ऊपर से रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड की अगर इक्वेशन उठा के रखें तो फॉरवर्ड क्या होगा, दैट इज के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, ठीक है, इज इक्वल टू बैकवर्ड दैट इज के बी सी की पावर सी डी की पावर डी, ठीक है। तो अब मैं इस तरह से करता हूं कि के एफ अपॉन के बी एक तरफ कर दिया मैंने, एंड दैट इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। देखो एक बार चेक करो जरा, कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो कैसे निकल कर आया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है फॉर अ रिएक्शन, ओके। इसको नोट किया जाए, ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, ठीक है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है सिर्फ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन temperature for a particular रिएक्शन, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टाइप से भी रहते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी के सी, ठीक है, के एक्स, इन 3 टर्म में डिस्कस होते हैं। के पी मतलब प्रेशर को लेकर है, ठीक है, सी फॉर कंसंट्रेशन मोलैरिटी को लेकर है, एक्स जो है हमारा मोल फ्रैक्शन को लेकर है, ठीक है।
तो यहाँ पर P इज प्रेशर, ठीक है, C इज कंसंट्रेशन, जो कि क्या होगी, मोलैरिटी वाला टर्म रहेगा, ओके, एंड X इज बेसिकली यहाँ पर हमारा मोल फ्रैक्शन है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई हमारी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बेसिकली निकल कर आया, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने सारे ब्रैकेट लिए थे, ठीक है, वो एज ए कंसंट्रेशन की तरह लिए थे। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया है मैंने, वो केसी की तरह लिया है। केसी में मैंने जो ब्रैकेट लिए हैं, ये सब क्या लिए हैं, कंसंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी जैसी चीजें ली हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। write Kc for the following reaction, that is PCl5 gives PCl3 plus Cl2, या जैसे P4 solid plus 5O2 gas gives P4O10 solid, या फिर CH4 gas plus O2 gives CO2 plus 2H2O। तो कितने हो गए ये हमारे, 2 ऑक्सीजन हो गए, H2O इन लिक्विड एंड CO2 इन गैस। तो इन केसेस में अगर मैं बात करूं कि केसी कैसे लिखा जाएगा, तो देखो पहला का केसी क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दैट इज PCl3 इंटू Cl2 अपॉन दैट इज PCl5, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दो कंपोनेंट तो क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड का क्या एक्टिव मास क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सिर्फ 1 अपॉन रिएक्टेंट में क्या होगा, 1 इंटू ऑक्सीजन के का कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है इसमें, 5, तो पावर क्या हो जाएगी, 5। तो बेसिकली निकल कर आ जाएगा 1 अपॉन O2 की पावर 5, ओके। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में, ये लिक्विड है, ठीक है, बाकी और सब क्या है, गैसेस कंपोनेंट। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज CO2 की पावर 1 अपॉन रिएक्टेंट इज CH4 की पावर 1 एंड O2 की पावर 2, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम लोग Kp भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो गैसियस कंपोनेंट वाला सिस्टम है, ठीक है, उसमें हम लोग Kp भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसके लिए इस रिएक्शन के लिए Kp लिखूं, क्योंकि सारी गैसेस ही हैं, तो प्रेशर के टर्म में आता है, दैट इज प्रेशर ऑफ PCl3, क्योंकि प्रोडक्ट में कौन है, PCl3 गैस है, प्रेशर ऑफ PCl3 की पावर 1, प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5 की पावर 1, ओके। इस तरह से हम लोग Kp भी लिख सकते हैं अगर गैसियस मिक्सचर वाला सिचुएशन होता है तो, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हो गई हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ग्राफ एंड Kc कैसे लिख सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता है कि Kp Kc के बीच में रिलेशन, ठीक है, Kp Kc और Kx के बीच में रिलेशन वाला फंडा जो रहता है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन Kp Kc एंड Kx, ओके। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ दो चीज़ों के बारे में। एक तो PV इक्वल टू NRT, दैट इज PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो यहाँ पर P जो होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, गैस में जो Kp में भी रखते हैं वो क्या रखते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर ही रखते हैं। मतलब यहाँ मेरा Kp में जो भी मैंने रखे, ये जो प्रेशर रखे हैं, ये इनके इंडिविजुअल प्रेशर रखे हैं, मतलब ये क्या है हमारे पार्शियल प्रेशर,
पार्शियल प्रेशर यहाँ पर पुट किए। ओके, तो P इजिकल टू एन आर टी के अकॉर्डिंग बोलूँ मैं यहाँ पर, तो P इजिकल टू क्या होगा, N/V/RT। अगर ये चीज़ मैं किसी कंपोनेंट के बारे में बात करूँ, जैसे मान लो A के लिए बात कर रहा हूँ, तो PA इजिकल टू क्या हो जाएगा, NA/V/RT। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगा, दैट इज प्रेशर ऑफ ए अपॉन आर इंटू टी। ओके, तो प्रेशर को कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर हम लोगों ने रिलेट किया। ओके, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, एक होता है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑल्दो ये स्टेट ऑफ मैटर में डिस्कस होता है, क्योंकि अभी चैप्टर अपने सिलेबस में जेईई मेन में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ है। तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेसिकली क्या है कि अगर एक रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, क्या है, गैसियस मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर बोलूँ मैं, गैसियस मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, और सब गैसेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं टोटल प्रेशर के टुवर्ड्स, एंड एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर वो निकालना हो मैं, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस, तो वो होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ये अगर हम सोचें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि देखो, जैसे मान लो कि टोटल प्रेशर हमारे पास आ रहा है 10 atm, ठीक है, 3 गैसेस हैं, एक के 4 मोल्स हैं, ठीक है, और एक के 3 मोल्स हैं, और दूसरे के भी क्या है, 3 मोल्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ ये ए गैस है और ये बी गैस है और ये क्या है, हमारी सी गैस है, ठीक है, तो अगर हम पूछें कि ये तीनों गैस मिलकर क्या लगा रही है, टोटल प्रेशर 10 atm, तो अगर हम पूछें कि ए गैस जो है वो कितना प्रेशर लगा रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर 4 atm। अब वो 4 atm कैसे निकाला तुमने, ठीक है, बेसिकली जो प्रेशर निकाला वो ही निकाला, मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूँ, टोटल मोल्स कितने हैं, 10, तो 4 अपॉन मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर कितना है, 10, तो ये कितना निकल कर आया, 4 atm। ठीक है, तो बेसिकली किसी का भी पार्शियल प्रेशर अगर निकालना हो गैसेस मिक्सचर में, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारा मोल फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर। ओके, ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर अब रिलेट करते हैं हम लोग के पी के सी के एक्स वाली चीज़ को। तो देखो, अगर मैं बात करूँ, कोई रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पर ले लेते हैं, दैट इज ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, ठीक है, ये सब गैसियस मिक्सचर वाली रिएक्शंस हैं, सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी। ओके, ये भी क्या है, गैस। ना यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि Kp क्या होगा हमारा, Kp इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर A एंड प्रेशर ऑफ B की पावर B। ओके, और यहाँ अगर मैं Kc लिखना चाहूँ तो Kc क्या होगा, Kc तो हमने ऊपर लिखा था C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। ओके, एंड Kx अगर लिखना चाहें यहाँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C की पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D की पावर D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A की पावर A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B की पावर B। ओके, सो यहाँ ये वाला पार्ट रहेगा। नाउ अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सिचुएशन कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ हम लेते हैं Kp को लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, और रिलेट कराते हैं यहाँ कंसंट्रेशन के साथ। तो देखो, Kp जो था मेरा वो प्रेशर दे रखा था, ठीक है,
और प्रेशर को मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखा है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है। तो पार्शियल प्रेशर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है, तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी अपॉन क्या होगा, क्या स्मॉल सी, यहाँ क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर क्या होगा स्मॉल डी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर बी। ओके, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग निकाल के देखें तो ये क्या हो जाएगा, सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी, इंटू आर टी के पावर में क्या रहेगा, यहाँ अगर हम देखें दैट इज सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। और अगर इस रिएक्शन से अगर आप ऊपर देखो, ठीक है, तो डेल्टा एन जी अगर यहाँ से मैं निकालता हूँ तो क्या निकल कर आएगा, दैट इज सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। तो कहीं ना कहीं ये जो वाला पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया है, हमारा के सी हो गया है, और वो क्या हो गया, आर टी की पावर डेल्टा एन जी हो गया है। ठीक है, दैट इज दिस इज के पी। ओके, ठीक है। हम अपने टाइम पर इसको जो याद रखते थे, ठीक है, वो इस तरह से रखते थे कि के पी, अब देखो कंफ्यूजन एक होता था इस तरह का कि के सी राइट साइड में है या मतलब के पी राइट साइड में है, ठीक है, आर डी तो पता है राइट में है, ठीक है, बट के सी के पी का जो आइडिया था वो बेसिकली नहीं लग पा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि के पी में जो पी है, पी मतलब पूरा, ठीक है, के पी में जो पी है उसका मतलब क्या है, पूरा, पूरा मतलब मिला के पूरा, अब मिला के मतलब के सी के साथ मिलाकर बेसिकली पूरा होगा, ठीक है। तो के पी इजिकल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ओके, अब इस पर भी क्वेश्चन बेसिकली इस तरह से बन जाते हैं कि अगर डेल्टा एन जी को लेकर ही, ठीक है, कि मान लो डेल्टा एन जी क्या है मेरा, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो देखो आर टी का मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। आर टी जो है हमारा, आर टी को मैं तुम्हें बता दूं, आर टी जो होता है वो ग्रेटर देन 1 ही होता है, क्योंकि टेम्परेचर हमारा नीचे जाता ही नहीं है, टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो आर टी क्या होता है, ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो डेल्टा एन जी अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो देन उस वाले केस में क्या होगा, हमारा के पी जो है वो के सी से ज़्यादा होगा। और मान लो डेल्टा एन जी मेरा क्या होता है, लेस देन 0, तो उस वाले केस में क्या होगा, के सी इज ग्रेटर देन के पी रहेगा। और अगर मेरा डेल्टा एन जी क्या होता है, इक्वल टू 0, तो उस वाले केस में के सी इक्वल टू के पी होगा। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अभी थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग उसकी बात चल रही थी थर्मोडाइनमिक्स में कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो उसमें ये वाली बात हो रही थी कि किस किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा, ठीक है, डेल्टा यू भी लिख देते हैं, कहीं कहीं डेल्टा ई भी लिख देते हैं, या डेल्टा यू ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे इस पर भी बन जाते हैं। ओके, ठीक है ना। यहाँ पर और बात करें हम लोग फर्दर, ये हमने केपी का रिलेशन देख लिया, नाउ केपी केसी का रिलेशन यहाँ पर आ गया है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन की बात करूँ तो फिर से हम लोग यहाँ लेते हैं, दैट इज केपी इज इक्वल टू, केपी इज इक्वल टू क्या था हमारा, प्रेशर था, और प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर। ओके, तो मोल फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ टोटल प्रेशर की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आएगा, दैट इज प्रेशर की जगह पर प्रेशर ऑफ सी है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी टोटल प्रेशर की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टोटल प्रेशर की पावर डी, अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल प्रेशर की पावर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टोटल प्रेशर की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी टोटल प्रेशर की पावर बी, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो दैट इज मोल फ्रैक्शन अलग हट जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी, ठीक है, इनटू पी टी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से,
वही सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, जो कि क्या है बेसिकली डेल्टा एन जी है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, के पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के एक्स इंटू टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमारा डेल्टा एन जी क्या हो जाए 0, तो उस दौरान के पी हमारा के सी के बराबर और ये किसके बराबर, के एक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है। और यूनिट की अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले हैं, यूनिट हम लोगों ने नहीं डिस्कस करी है, तो यूनिट ऑफ के पी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, के पी में क्या है, हमारा प्रेशर है, ठीक है, ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है। प्रेशर किसका है, प्रोडक्ट का है ऊपर, नीचे रिएक्टेंट का है। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं के पी की, ठीक है, तो ऊपर की पावर जो है प्रेशर की यूनिट में ऐड होंगी, नीचे वाली पावर माइनस होंगी। तो केपी की जो हमारी यूनिट होगी वो एटीएम, जो भी हमारा एटीएम ले रहे हैं या बार ले रहे हैं प्रेशर में, तो एटीएम की पावर डेल्टा एन जी रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर की पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी आएगी। ठीक है, ऐसे ही के सी की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, तो दैट इज मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या आएगी हमारी, डेल्टा एन जी आएगी। ठीक है, के एक्स की कोई यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि के एक्स में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है, तो ऊपर भी यूनिट लेस नीचे भी यूनिट लेस। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, दैट इज यूनिट लेस। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारा डिस्कशन हुआ के पी के सी, ठीक है, एंड के एक्स का। तो अगर हम के पी के सी वाले क्वेश्चन एक दो लेते हैं यहाँ पर, write relation between Kp and Kc for the following. Okay, so जैसे PCl5 के लिए बात करते हैं। PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पर अगर बात करें तो Kp इज इक्वल टू क्या होगा, Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा एन जी दैट इज प्रोडक्ट के कोफिशिएंट 1 + 1 - 1 दैट इज इक्वल टू +1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज Kp इज ग्रेटर देन Kc। ओके, एंड सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन हम लोग लेंगे यहाँ पर, दैट इज H2 गैस प्लस Cl2 गैस टू HCl गैस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेल्टा एन जी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा एन जी 0 आ रहा है। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर क्या हो जाएगा 0। तो Kp किसके बराबर हो जाएगा, Kc के बराबर हो जाएगा। ओके, एंड कोई अगर हम ऐसी रिएक्शन ले जिसमें हमारा जैसे P4 वाला रिएक्शन था, ओके, सॉलिड प्लस 5O2 गैस एंड P4O10 सॉलिड। तो इस रिएक्शन में हमारा जो डेल्टा एन जी है वो क्या होता है, लेस देन 0 आएगा। और लेस देन 0 अगर डेल्टा एन जी होगा तो दैट मीन्स Kp इज इक्वल टू Kc की पावर क्या हो जाएगी, RT की पावर माइनस में 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर Kc इज ग्रेटर देन Kp होगा। ओके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली इस पर बन सकते हैं। कैलकुलेशन भी करा सकता है, अगर वो RT की वैल्यू डलवाकर Kp Kc को निकलवा भी सकता है। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी फंडामेंटल बात हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, किस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलते हैं,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या टाइप होते हैं, केसी, केपी, केएक्स, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो ये सब चीजें के बारे में जो है हम लोगों ने इस क्लास में बात करी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को लेकर। ठीक है, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पर हम लोग रिएक्शन फॉरवर्डेड रहेगी, ठीक है, या बैकवर्ड रहेगी, उस चीज को लेकर बात करेंगे। हम लोग रिएक्शन कोशेंट को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो फर्दर चीजें हमारी आगे डिस्कस होंगी, बट आज का जो लेक्चर है ये यहीं तक है। ठीक है, ओके।